हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के एग्ज़ाम कंडक्ट होने शुरू हो गए हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा का यह एग्ज़ाम 17 और 18 फरवरी को प्रतिदिन 2 पालियों में कंडक्ट होना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 फरवरी को पहली शिफ्ट में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है उसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। देखिए, इस प्रश्न पत्र में आपसे टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस के प्रश्न आते हैं। इस वीडियो में मैंने सभी 150 प्रश्नों को बिल्कुल त्रुटि रहित, यानी कि कोई भी यहाँ पर मिस्टेक नहीं की है। जितने भी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताऊंगा वो 100% सही होंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को दिया है तो आप अपने क्वेश्चन पेपर के जो आंसर्स आपने लगाए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से मिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आप एक जाँच अधिकारी हैं। एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेरफेर करने और दोष मुक्ति निश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है। उस दौरान आप क्या करेंगे? डिसीजन मेकिंग का ये क्वेश्चन है। अपने स्वतंत्र पेशेवर निर्णय के अनुसार जांच करने से बचना चाहिए। दूसरा, अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। तीसरा, सहमत होने का दिखावा करना चाहिए लेकिन कमज़ोर ढंग से गढ़े गए फर्जी साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए। चौथा, औपचारिकता दिखानी चाहिए लेकिन गुप्त रूप से आरोपी के खिलाफ सबूत भी एकत्र करने चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यदि आपने ऑप्शन नंबर बी लगाया है तो ये क्वेश्चन आपका सही है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के और मामलों को रोकने के लिए आपको क्या करना होगा? कार्यप्रणाली को समझने के लिए कार्ड क्लोनिंग मशीन प्रोटोटाइप खरीदने चाहिए। दूसरा, विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉग की जांच करनी चाहिए। तीसरा, संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक एक पर्यवेक्षक रखना चाहिए। वहीं पर चौथा ऑप्शन है, क्षेत्राधिकार में सभी एटीएम को अस्थायी रूप से बंद करना चाहिए। क्या आप यहाँ पर निर्णय लेंगे, ये आपको बताना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी ऑप्शन जिस किसी ने भी यहाँ पर चूज़ किया है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है, आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है जहां आपको सड़कों पर गश्त करनी होती है और आपातकालीन कॉलों का जवाब भी देना होता है। आपको लगता है कि यह एक उबाऊ और नीरस कार्य है जो आपकी विशेषज्ञता के अनुरूप नहीं है। उस समय आप क्या करेंगे? तो यहाँ ऑप्शंस देख लेंगे। पहला ऑप्शन है, गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभवों से सीखना चाहिए। दूसरा, गश्त ड्यूटी अनिच्छा से करनी चाहिए और इसकी शिकायत अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों से करनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, गश्त ड्यूटी करनी चाहिए लेकिन लगातार छुट्टी लेने के अवसर की तलाश में रहना चाहिए। चौथा ऑप्शन यहाँ पर है, गश्त ड्यूटी करने से इनकार करना चाहिए और साइबर सेल में रहने पर जोर देना चाहिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए चूज़ किया है उसका आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं। उस समय आप क्या करेंगे? अभिभावक को संभालने की भाई बहनों से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरा, ऑप्स नेतृत्व के बिना कुछ क्षेत्रों को दूरस्थ रूप से समन्वयित करना चाहिए। तीसरा, मिशन पूरा होने तक ध्यान भटकाने से बचते हुए समाचार छुपाने चाहिए। चौथा, पारिवारिक प्राथमिकता के लिए निपुण डिप्टी को बागडोर सौंपनी चाहिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर जिस किसी ने भी ऑप्शन नंबर ए लगाया है उसका आंसर यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पीड़िता से बलात्कार के फॉरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए? प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना अनुभवी महिला निरीक्षक को स्थानांतरित करना चाहिए। विश्वास कायम करने के लिए सादे कपड़ों में पीड़िता का व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार करना चाहिए। तीसरा, बिना किसी महिला पुलिस की उपस्थिति के बेरहमी से मेडिकल परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चौथा, छद्म नाम का उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेजीकरण पूर्ण करना चाहिए। तो देखिए, इस केस में आप क्या करेंगे? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंतर्क्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं। उस समय आपको क्या करना होगा? ऑप्शंस हैं, शिकायत ग्रहण करके इसे मानवाधिकार आयोग को अग्रेषित करना चाहिए। उचित आचरण पर बड़े पैमाने पर संवेदीकरण अभियान लागू करना चाहिए।
अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करनी चाहिए। सहभागिता के लिए लिंग अधिकार समुदाय स्वयंसेवकों की प्रतिनियुक्ति करनी चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे इस केस में? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। आप क्या करेंगे उस दौरान? इस डिसीजन में आप क्या डिसीजन मेकिंग में क्या आंसर लगाएंगे? अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारियों को तैनात करके विविधता लागू करनी चाहिए। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है, शिकायतों को राज्य की अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं को संदर्भित करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी सामुदायिक संवाद आयोजित करने चाहिए। एंड चौथा ऑप्शन है, कानूनों का उल्लंघन करने वाली हाउसिंग सोसाइटियों को अवरुद्ध करके उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जिसने भी डी लगाया है उसका आंसर यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी होता है? उप महानिरीक्षक, सर्कल अधिकारी, उप महानिरीक्षक, सर्कल अधिकारी, पुलिस अधीक्षक या फिर स्टेशन हाउस अधिकारी? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। स्टेशन हाउस अधिकारी उस पुलिस स्टेशन का प्रभारी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? ऑप्शंस हैं, व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों को लागू करना भले ही वे स्थापित नियमों के विपरीत हों। दूसरा, स्थिति के लिए समानुभूति और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित करना। तीसरा, अपने वरिष्ठों के फैसले पर उठाए सवाल बिना उनके आदेशों का पालन करना। चौथा, व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून का अक्षरशः कड़ाई से पालन करना। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 10वां, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए जिस प्रकार माँ का संबंध बच्चे से है उसी प्रकार बादल का संबंध किससे होगा? मौसम से, घोष से, बारिश से या फिर चमक से? देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। जिस प्रकार माँ बच्चे से संबंधित है उसी प्रकार बादल बारिश से संबंधित है। 11वां क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, उस समय आपको क्या करना चाहिए? आध्यात्मिक प्रमुखों की सहायता का लाभ उठाते हुए राय देने वाले नेताओं को संवेदनशील बनाना चाहिए। फिर अदालती फैसलों को बरकरार रखते हुए इन रीति रिवाजों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने की धमकी देनी चाहिए, या फिर छुट्टियां लेकर इस स्थिति से बचना चाहिए, या फिर यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए। तो यहाँ पर क्या आप डिसीजन लेंगे? क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 रीजनिंग का प्रश्न है। यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनना है जो इस सीरीज को पूरा करेगा। देखिए इन सभी क्वेश्चंस का मैं आपको सीधे सीधे आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इन्हें सॉल्व कराऊंगा तो ये वीडियो कम से कम 3 से 4 घंटे का हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको सही जो आंसर्स हैं वो आपको बताऊंगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह 18067 आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एक निश्चित कूट भाषा में अगर मद्रास को इस तरह से लिखा जाता है तो उसी कूट में संडे को कैसे लिखा जाएगा? देखिए इस प्रश्न का भी सही उत्तर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन सही है, UWZRYW, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब आपको इसे निकालना कैसे है? M13 पे आता है, इसमें हम +2 करेंगे तो आपका आ जाएगा O15, ठीक है। ए जो होता है वो 1 पे आता है एंड W क्या है 23 पर है। तो इसी तरह आपको आगे भी इस कूट को लागू करना है और ये आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ जाएगा, 7 से 3 किलोमीटर चलेगा दाईं ओर मुड़ के, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर आगे बढ़ता है, फिर से यहाँ पर दाईं ओर मुड़ रहा है और 7 किलोमीटर आगे बढ़ रहा है। बताना है अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो ये उसका प्रारंभिक बिंदु है, वर्तमान वह इस दिशा में है, तो यहाँ से देखेंगे तो ये पूर्व दिशा में आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए हैं, उनमें विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, आपको इनमें से विषम को ढूंढना है। तोड़फोड़, दुख, उत्पीड़न या फिर परेशान? देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, दुख। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि शब्द स्पिरिचुअल में दूसरे और 5वें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाता है, इसी प्रकार चौथे और छठे अक्षर का स्थान क्रमशः 7वें और 9वें अक्षर से बदल दिया जाता है, तो नए शब्द में अक्षरों की कितनी जोड़ियों के बीच उतने ही अक्षर हैं, या तो आगे या पीछे, जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में होते हैं?
तो देखिए यहाँ पर जब हमने इन अक्षरों को पलट दिया तो आप देखेंगे आर के बाद आया एस और फिर आया टी। एक तो यहाँ पर ये बन रहा है, दूसरा आर के बाद एस टी यू, ठीक है, ये बन रहा है। तो इस तरह से टोटल हमें दो अक्षर ऐसे मिल रहे हैं जिनका स्थान परिवर्तित करने पर सेम वर्ण उसके बीच में आ रहे हैं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जहाँ पर दो आंसर हो, तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो आप लगा सकते हैं, लेकिन ये आंसर जो है वो केवल दो ही रहेगा। हो सकता है किसी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका दो ही रहेगा। देखिए इस क्वेश्चन में आप सभी को समान मार्क्स भी दिए जा सकते हैं, इसीलिए अभी इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करिए। अगला प्रश्न है, एक घड़ी दोपहर यानी नून के समय शुरू की जाती है, 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी होती है, कितना डिग्री घूमेगी ये बताना है। देखिए घंटे की सुई 12 बजे से जब 4 बजे तक जाएगी तो ये लगभग 120 डिग्री के ऊपर जो एंगल है वो तय कर चुकी होगी। अब यहाँ पर 10 मिनट भी ऐड करना है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल के आएगा। देखिए जब 1 घंटा होता है तो 1 घंटे में घड़ी टोटल 30 डिग्री चलती है, ठीक है। इस प्रकार के 4 घंटे में 120 डिग्री चलेगी, और वहीं अगर हम 10 मिनट की बात करें तो 10 मिनट में केवल 5 डिग्री चलेगी। तो इस तरह से 125 डिग्री इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है सुरेश की बहन राम की पत्नी है, तो सुरेश जो है उसकी बहन राम की वाइफ हुई। आगे है राम के पिता मधुर हैं, राम के जो फादर हैं वो मधुर हैं। राम जो है वो रानी का भाई है, राम यहाँ पर रानी का भाई हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर है शीतल राम की दादी हैं, तो जो शीतल हैं वो राम की दादी होगी, यानी राम के पिता मधुर, मधुर के पिता की वाइफ शीतल जो हैं, ठीक है। आगे है रेमा शीतल की बहू है, इसका मतलब रेमा जो है वो मधुर की वाइफ हैं, यानी राम की माँ हैं। आगे देखेंगे रोहित रानी के भाई का बेटा है, रोहित जो है वो रानी के भाई का बेटा है, यानी रोहित राम का पुत्र है। रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए सुरेश जो है वो रोहित की माँ का भाई है, तो यहाँ पर जो रोहित है वो सुरेश का भांजा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, बैन आरेख से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारत, गुजरात और सूरत के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। तो देखिए भारत के अंदर गुजरात है और गुजरात के अंदर सूरत है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 20 है, हल करना है, इसको सॉल्व करेंगे बोर्ड मास का फॉर्मूला लगा के। यहाँ पर आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ये 40 बार कट जाएगा, 8 या 24 हो जाएगा, 40 और प्लस 24 होगा 64, और 64 में से जब 40 आएगा तो ये 24 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 20 का डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, या फिर आप 40 को भी कैंसिल कर सकते हैं, आपका आंसर 24 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 भी वैन आरेख से संबंधित है। यहाँ पर आप देखेंगे तो रेक्टेंगल प्रशिक्षित नर्तकों को दिखाता है, वहीं पर जो वृत्त है वो विवाहित जनसंख्या दिखाता है, ट्राइंगल है अस्पताल में नर्सों की संख्या दिखाता है। तो क्वेश्चन का आंसर देना है संख्या 7 जो है वो क्या दर्शाती है। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए अस्पताल में विवाहित नर्सें, 7 जो है वो किसके अंतर्गत आ रहा है, ट्राइंगल और इस सर्कल के अंतर्गत। अब ट्राइंगल जो है वो दिखाता है आपका अस्पताल में नर्सें, और जो सर्कल है वो दिखाता है विवाहित जनसंख्या। तो ये जो है आपकी अस्पताल में विवाहित नर्सें हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 21 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, घनाभ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। एक घनाभ जिसके आयाम 4x3x3 हैं, आयाम 4x3 के विपरीत फलक पीले रंग से रंगे गए हैं, अन्य आयाम 4x3 के विपरीत फलक लाल रंग से रंगे गए हैं, आयाम 3x3 के विपरीत फलक हरे रंग से रंगे गए हैं। अब घनाभ को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काट दिया जाता है। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनके 3 फलक रंगीन हैं। तो देखिए किसी भी घनाभ को जब आप काटते हैं तो उसके कॉर्नर वाले जो हैं वो फलक 3 रंगों से रंगे होते हैं, यानी कि 3 फेसेस उनकी कलर्ड होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 8 यहाँ पर सही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन 23 पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, वह शब्द ढूंढना है। यानी मेजरमेंट यहाँ जो शब्द दिया हुआ है इसकी सहायता से आप कौन सा शब्द बना सकते हैं ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, RETUNES। ये जो शब्द है वो आप मेजरमेंट की हेल्प से बना सकते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पर L आ गया है, जो कि इसमें L नहीं है। दूसरा आप देखेंगे तो यहाँ पर आ गया है $M। सेकंड ऑप्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पर I आ गया है, जो कि यहाँ मेजरमेंट में नहीं है। अब यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में तो ये आपका आ गया है $S, जो कि आपके मेजरमेंट में नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक पंक्ति में मेहर बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर है,
तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी होगी। देखिए मिहिर जो है वो बाएं से 17वें स्थान पर है एंड दाएं से 19वें स्थान पर है। तो यहाँ पर आपको बताना है उस पंक्ति में टोटल बंदे कितने हैं। इसको आप जोड़ देंगे और -1 कर देंगे, यानी ये आपका 36 होगा और उसमें से 1 घटा देंगे क्योंकि यहाँ पर मिहिर को 2 बार काउंट किया जा रहा है। तो आंसर निकल के आएगा 35। क्वेश्चन नंबर 24 का सी ऑप्शन 35 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला के एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है। उसे निम्नलिखित विवरण याद हैं। कोड अंक 5 से शुरू होता है, कोड 987 पर समाप्त होता है, दूसरा अंक पहले अंक और 3 का योग है और वहीं पर तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है। अब इन स्थितियों पर विचार करते हुए वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला के लिए 4 संभावित एक्सेस कोड निष्कर्षित किए हैं। उपयुक्त का पता लगाएं। देखिए यहाँ पर 5 से कोड स्टार्ट हो रहा है, तो इन चारों ऑप्शन में 5 से शुरू हो रहा है। दूसरा अगर हम बात करें 987 पर एंडिंग है, तो सब में 987 देखने को मिलेगा आपको। फिर यहाँ पर थर्ड है, द सेकंड डिजिट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट डिजिट एंड 3। तो यहाँ देखिए पहले डिजिट में 3 को जोड़ना है, वही आपका सेकंड डिजिट होगा। तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे केवल ऑप्शन नंबर बी ही है जहाँ पर 5 में 3 जोड़ने पर 8 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर इसका 25 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, नीचे प्रश्न में 2 कथन और उसके बाद में क्रमांकित 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथनों में दी गई सभी बातों को सत्य मानना है, फिर तीनों निष्कर्षों पर एक साथ विचार करना है और निर्णय लेना है कि उनमें कौन सा या फिर कौन से कथनों में दी गई जानकारी से उचित संदेह से परे तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन है आपका, पानी का कोई आकार नहीं होता, उसका आयतन होता है। दूसरा, ज्ञान पानी की तरह बहता है जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता रहता है। यहाँ पर आपके निष्कर्ष हैं, ज्ञान अंतः शास्त्रीय है, या फिर ज्ञान एक विशिष्ट दायरे में सीमित होता है, या फिर ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से मानसिक गतिविधि के मूल को प्रभावित करता है। तो देखिए ज्ञान अंतः शास्त्रीय होता है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सेकंड अगर हम बात करें तो ये आपका गलत होगा, ज्ञान एक विशिष्ट दायरे में सीमित नहीं होता है क्योंकि इसका कोई आकार नहीं है। तीसरा है, ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से मानसिक गतिविधि के मूल को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर थर्ड भी आपका सही हो जाएगा। देखिए इस हिसाब से पहला और तीसरा जो विकल्प है वो आपका सही होगा। देखेंगे यहाँ पर निष्कर्ष में पहला और जो तीसरा है वो सही हो रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। 1 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, पता लगाएं कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों से 1, 2, 3, 4 में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। ये एक्स आकृति दी हुई है, इसकी हेल्प से कौन सी आकृति बनेगी ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी होगा, दूसरा, यानी इन तीनों को मिलाकर इस आकृति को निर्माण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, 4 विकल्पों में से पता लगाएं कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। देखिए ये आपको दिया हुआ है एक्स आकृति, इसको आपको मोड़ना है तो ये पैटर्न कैसा दिखेगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। देखिए यहाँ पर डॉट 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 दिया गया है तो आपको इसके अनुदिश मोड़ना होगा, यानी यहाँ से उठाकर ये यहाँ रखा जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है और डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तो ए का डी से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर देखेंगे, देखिए ए जो है वो बी की सिस्टर हो जाएगी, सी जो है वो बी की माँ हो गई, डी सी के फादर हैं और ई जो है वो डी की मदर हैं। यहाँ पूछा गया है ए का डी से क्या संबंध है, यानी ए डी का क्या लगेगा, तो ये इसकी पुत्री की पुत्री है, यानी पोती होगी। क्वेश्चन नंबर 29 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वह विकल्प चुनें जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से काफ़ी मिलता जुलता हो। यानी ये आपको संयोजन यानी कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, यदि हम इसमें मिरर लगा दें तो यानी मिरर यहाँ पर लगता है, तो अब मिरर लगाएंगे तो ये कौन सी तस्वीर बन के आएगी ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर इसकी मिरर इमेज बतानी थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, वह आकृति चुनें जो अन्य से भिन्न है। यहाँ पर आपको 5 आकृति दी हुई हैं, इसमें आपको ऑड आकृति है वो चयन करना था। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि तीसरी आकृति जो है वो इससे सबसे बाकियों से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दोगुनी हो जाती है। यदि टोकरी में 1 घंटे में सेबों से भर जाती है तो टोकरी कब आधी भरी थी। देखिए क्वेश्चन काफ़ी आसान था। आपको करना कैसे है, यदि कोई टोकरी 1 घंटे में पूरी भर रही है यानी उसे 1 घंटा लगेगा,
तो उसके पहले कौन सा मिनट आया होगा, यानी 59वां मिनट आया होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर 1 मिनट में संख्या जो है सेबों की उस टोकरी में वो दुगनी हो रही है। तो 1 मिनट पहले कितनी होगी, ऑब्वियसली 1 मिनट पहले आधी होगी। अगर 1 घंटे में पूरी भर रही है तो 59 मिनट में क्या होगी, आधी भर जाएगी। यही हमसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से जुड़ा हुआ है, सरल करना है। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 108 में 36 का डिवाइड करेंगे, यानी ये 3 बार डिवाइड होगा। अब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी ये हो जाएगा 3/4 और आगे आएगा आपका 2/5, फिर नीचे आएगा मल्टीप्लाई 13/4। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम आपका होगा 20, 5 3 जा 15 एंड ये हो जाएगा 26। क्वेश्चन आपका देखेंगे, देखिए 31 और 41 यहाँ पर आ जाएगा, 41/20 इट मीन्स 2 होल 1/20। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। 33 का बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा। थकान, रात, दिन, नींद और काम। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिन होगा, दिन के बाद फिर हम काम करेंगे, काम करने के बाद हमें थकान होगी, थकान के बाद रात होगी और रात के बाद हमें नींद आएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। चिल्का झील, पंचभद्रा सॉल्ट लेक, लोनार क्रेटर झील या फिर कोलेरू झील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है जो कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। काफ़ी आसान और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 8, 6, 7 या फिर 5। तो देखिए यहाँ पर जिस किसी ने भी ऑप्शन नंबर सी चूज़ किया है उसका आंसर सही होगा। देखिए श्वेत प्रकाश जो है वो विब की ओर से मिलकर बना होता है। विब की ओर सूर्य से जो भी प्रकाश आता है उसमें ये 7 रंग मिक्स होते हैं और ये मिक्स होकर ही श्वेत रंग का जो प्रकाश है वो बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 37 है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण अफ्रीका। देखिए ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 का सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। देखिए इन सभी क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन हैं जिनको मैं सॉल्व भी करवा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर में बैठे हुए थे, इस क्वेश्चन पेपर को आपने अटेम्प्ट किया है, तो इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन से आप इसे मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 था, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी। बौधायन, बाणभट्ट, भवभूति या फिर हरिशेन। तो देखिए प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 39 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा गया था, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। हॉर्टिकल्चर, पिसीकल्चर, विटीकल्चर या फिर सेरिकल्चर। तो देखिए अंगूर की खेती, उपज और कटाई इस सभी को विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 का यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन 41 पूछा गया था, बैलाडिला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल या फिर छत्तीसगढ़। देखिए बैलाडेला की जो पहाड़ियाँ हैं ये छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 42 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। मैसेना जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, मकाशर जलडमरू मध्य या फिर 8 डिग्री चैनल। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। ये जो संकीर्ण चैनल श्रीलंका भारत से अलग होता है ये पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 42 का बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाले एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से एक है। तो देखिए ओडिशा, असम, सिक्किम या फिर बिहार। देखिए सोनपुर पशु मेला है ये बिहार में लगता है। क्वेश्चन नंबर 43 का डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया था इंपॉर्टेंट डेट से, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 25 जून, 5 जून, 7 अप्रैल या फिर 23 अप्रैल? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया था निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ह कहा जाता है? केरला में, कर्नाटका में, हिमाचल प्रदेश में या फिर गुजरात में? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया था भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत, उप महारजिस्ट्रार या फिर जनगणना अधिकारी? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त इंडिया, यानी रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 46 का बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया था कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? महादेवी, भारवी, महाकवि कालिदास या फिर कल्हण? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाकवि कालिदास। क्वेश्चन नंबर 47 का सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 48 है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? रायपुर छत्तीसगढ़ में, डिगबोई असम में, भुवनेश्वर उड़ीसा में या फिर नूनमती असम में? तो देखिए नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को का जो हेडक्वार्टर है या पंजीकृत कार्यालय है ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 48 का सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया था विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? पेरिस फ्रांस, जेनेवा स्विट्जरलैंड, ब्रसेल्स बेल्जियम या फिर एम्स्टर्डम नीदरलैंड? देखिए WHO का जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय स्थित है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 49 का बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया था किसी देश का शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? ग्रामीणीकरण, अनियोजित विकास, औपनिवेशीकरण या फिर शहरीकरण? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, शहरीकरण। किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जो भी जनसंख्या है उसमें आनुपातिक वृद्धि को शहरीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? चमकीले मिट्टी के बर्तन, चिकनकारी, साड़ी बुनाई या फिर कालीन बुनाई? तो देखिए उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही जिला कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 51 का डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है? बांस, बरगद, बांज या फिर अशोक? तो देखिए यूपी का जो राजकीय वृक्ष है वो अशोक का वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 52 का डी ऑप्शन जिसने लगाया उसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सुरहा ताल स्थित है? संत कबीर नगर में, एटा में, गोंडा में या फिर बलिया में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बलिया में सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है वो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? लिंक्डइन, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। लिंक्डइन जो है वो पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 54 का ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 55 है मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, भगवान गणेश की या फिर भगवान शिव की? देखिए मथुरा काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये भगवान कृष्ण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? एटा, रामपुर, उन्नाव या फिर सिकंदरा? देखिए अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 56 का डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। देखिए अगर हम क्वेश्चन पेपर की जो लेवल की बात करें तो इतना हार्ड नहीं था, ये सिर्फ इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं इसको, मॉडरेट टू टफ में भी नहीं आएगा, सिर्फ इजी टू मॉडरेट में ये जो क्वेश्चन पेपर है वो रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? कजरी, रशिया, हुरका बॉल या फिर चरकुला?
तो देखिए यूपी का हुरका बॉल जो नृत्य है वो धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 57 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही था। अगला प्रश्न पूछा गया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? डॉक्टर एनी बेसेंट, रविंद्रनाथ टैगोर, मैडम भीकाजी कामा या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए बीएचयू की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी, लेकिन इनका सहयोग किया था डॉक्टर एनी बेसेंट ने। क्वेश्चन नंबर 58 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही था। अगला प्रश्न 59 था, यूपी एसएसएफ का पूरा नाम बताइए, यानी गिव फुल फॉर्म ऑफ यूपी एसएसएफ। देखिए उत्तर प्रदेश में एक सिक्योरिटी फोर्स बनाई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के जितने भी इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक क्षेत्र हैं, औद्योगिक स्थान हैं, उनकी सुरक्षा करेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ये यूपी एसएसएफ का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया था, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? असम, तेलंगाना, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। ये जो निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन है ये उत्तर प्रदेश राज्य की एक पहल है, जिसके द्वारा जो व्यवसायी हैं वो यहाँ पर यूपी में निवेश कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट था, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? नोटबंदी, कोई मुद्रा नहीं, कैशलेस या फिर नई मुद्रा। देखिए विमुद्रीकरण यानी कि डिमोनेटाइजेशन को नोटबंदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 का ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन 62 पूछा गया था, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? समेकित यानी कंसोलिडेटेड या फिर बाग भूमि यानी ग्रोव लैंड, कृषि भूमि एग्रीकल्चरल लैंड या फिर धृति यानी होल्डिंग। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी था, होल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 63 अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? सोर्सिंग, चीटिंग, लॉजिंग या फिर फिशिंग। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, ये फिशिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया था, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? थाईलैंड, तुर्की, बांग्लादेश या फिर सर्बिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, टका जो है वो बांग्लादेश की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? देखिए जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन है जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। तीसरा ऑप्शन है जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है। चौथा ऑप्शन है वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, वस्तुओं और सेवाओं पर कई टाइप के कर लगाए जाते हैं, इसीलिए इसको गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस कहा जाता है। 65 का डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? कांडला बंदरगाह जिसे दीनदयाल बंदरगाह भी कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तीसरा है पारादीप बंदरगाह एंड चौथा है मोरमुगांव बंदरगाह। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 66 का सही ऑप्शन नंबर ए ही होगा। कांडला बंदरगाह जो कि दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, ये कच्छ गुजरात में स्थित है। 67 क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? आनंद में, बेंगलुरु में, जयपुर में या फिर गांधीनगर में? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात की गांधीनगर में ये जो है NCDFI इसकी आधारशिला रखी गई है, इसके हेडक्वार्टर की। अगला क्वेश्चन है 68, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार या फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया था, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? जर्मन, श्रीलंका, इटली या फिर नेपाल? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इटली इस क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया था, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है?
कोलंबो श्रीलंका, जेबल अली का बंदरगाह यूएई, माले मालदीव या फिर मातरबारी बंदरगाह बांग्लादेश। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, श्रीलंका कोलंबो में ये जो आईएनएस कावरा है वो पहुंचा है। क्वेश्चन नंबर 71 था, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना आज़ाद, बदरुद्दीन तैयबजी या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन यानी KLISOFC का उद्घाटन किया है? श्री राजनाथ सिंह, श्री अमित शाह, डॉक्टर एस जयशंकर या फिर नरेंद्र मोदी। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया गया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 से हिंदी पोर्शन जो है वो शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? कुम्हार गधा, नव्य स्वर्णकार, पलंग पीला या फिर डंडा नाक। तो देखिए यहाँ पर नव्य और स्वर्णकार दोनों ही तत्सम है, बाकी ये सभी ऑप्शन जो है वो तद्भव हैं। क्वेश्चन नंबर 73 का बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? उपवन, उत्कर्ष, अंबर या फिर कमल। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये जो है वो कमल के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 75 था, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ईशान, वायव्य, आग्नेय या फिर नैऋत्य। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए था, ईशान। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 76 था, किस विकल्प में शब्द श्रुतिशम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है? प्रकृत, प्राकृत यानी एक भाषा और यथार्थ। दूसरा शशधर या शशिधर, चांद और शिव, व्रण और वर्ण, रंग और घाव, विष और विष, धन और जहर। देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है, शशधर और शशिधर। ये इसका सही जो है ना शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थक, ये जो है शशिधर और शशधर, इनके जो सही आंसर हैं वो यही हैं। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, 10 बजने को 15 मिनट हैं, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। ये एक शुद्ध वाक्य है, बाकी सारे अशुद्ध वाक्य हैं। यहाँ पर लड़के अध्यापक को प्रश्न नहीं पूछते, अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। 10 बजने को नहीं, 10 बजने में 15 मिनट हैं, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, वह ऑफिस में मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, बैठा नहीं लगेगा। 77 का सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पराधीनता, मुद्रिका, अजवाइन या फिर बिहार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, विहार। पराधीनता स्वीकार नहीं की जाती, अजवाइन खाई जाती है, मुद्रिका गिर गई, तो यहाँ पर बिहार है, बिहार करा जाता है, बिहार जाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 का डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? प्राण, दर्शन, सोना या फिर हस्ताक्षर। देखिए आंसू, होश, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, ये हैं सभी हमारे बहुवचन हैं, लेकिन सोना जो है वो एक वचन होता है। क्वेश्चन नंबर 79 का सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? संबोधन कारक, संप्रदान कारक, करण कारक या फिर कर्म कारक। देखिए यहाँ पर हे ईश्वर के बाद आप देख रहे हैं संबोधक चिन्ह, ये जो है वो आपका संबोधन कारक में आएगा। क्वेश्चन नंबर 80 का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? जलधि, ताप, शांति या फिर काज। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ये जो काज लिखा हुआ है ये आपका तद्भव है, बाकी के सारे जो हैं वो तत्सम है। 80 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 82 है, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अब, अभी, आ या फिर अभी। तो देखिए अभिभाषण शब्द में आगे आप देखेंगे अभी उपसर्ग है, भाषण अलग शब्द है, अभी उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 82 का बी ऑप्शन सही होगा। 83वां क्वेश्चन है, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास या फिर द्विगु समास। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष। देखिए रक्त रंजित का मतलब होता है रक्त से रंजित, रक्त से भिड़ा हुआ या फिर शना हुआ, तो रक्त से जो आ गया है वो अधिकरण, ठीक है, कर्ण से, कर्ण तत्पुरुष। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 83 का ए जो है वो आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, क्यों, कब, कौन सी सर्वनाम की उदाहरण है? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक,
प्रश्नवाचक या फिर निजवाचक। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, क्यों, कब, कौन से। ये जो सर्वनाम है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। मदिरा प्लस लय, मदिर प्लस आलय, मदिरा प्लस अलय या फिर मदिरा प्लस आलय। देखिए संधि विच्छेद करने पर जो शब्द आते हैं उनका पूर्ण अर्थ होना चाहिए। यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर डी सही है। मदिरालय का जो संधि विच्छेद है वो है मदिरा प्लस आलय। क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया था, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है। निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह या फिर उद्धरण चिन्ह। तो देखिए अवतरण चिन्ह को हम उद्धरण चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। 86 का डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 87 है, शतशई शब्द में किस प्रकार की संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है। गणनावाचक विशेषण, समुच्चय बोधक विशेषण, आवृत्ति बोधक विशेषण या फिर अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण। देखिए शतशई शब्द में एक गणनावाचक विशेषण है। 87 का ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया था, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। ऋणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया या फिर पूर्वकालिक क्रिया। तो देखिए राधा के द्वारा जो है वो पायल से चिट्ठी लिखवाई गई, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी प्रेरणार्थक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 88 का ए ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया था, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय होगा। आहट, चिल्ला, हट या फिर ची। तो देखिए चिल्लाहट में जो है वो आहट प्रत्यय है। जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये आएगा चिल्लाना प्लस आहट, है ना। चिल्लाना प्लस आहट, तो यहाँ पर जो है वो आपका आहट प्रत्यय होगा। अब चिल्लाना का जो धातु रूप है यानी कि चिल्ला, ये यहाँ पर प्रयोग किया जाता है प्रत्यय और उपसर्ग को बनाते समय। 89 का ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 90 है, राम अभी सोएगा। इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। इनमें से कोई नहीं, कर्तवाच्य, भाववाच्य या फिर कर्मवाच्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कर्तवाच्य। अगला क्वेश्चन 91 है, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। साधारण बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, धाक बैठना, आक्रमण करना या फिर व्यर्थ के काम करना। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, किसी छोटी सी यानी साधारण सी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। 91 का ए ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया था, परोक्ष का विलोम शब्द क्या है। द्रष्टव्य, स्थूल, अपरोक्ष या फिर प्रत्यक्ष। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यक्ष। परोक्ष यानी परोक्ष का अपोजिट होता है प्रत्यक्ष, सामने, परोक्ष मतलब पीठ पीछे। क्वेश्चन नंबर 92 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही था। क्वेश्चन नंबर 93, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। जान चली जाए पर पैसा न जाए, अत्यधिक कंजूस होना, पैसे का बहुत मोह होना या फिर पैसा ही माँ बाप दोनों। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए मतलब बहुत अधिक कंजूस होना। 93 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया था, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। वीर रस का, भयानक रस का, रौद्र रस का या फिर विभत रस का। देखिए क्रोध जो है वो रौद्र रस का स्थायी भाव है। क्वेश्चन नंबर 94 का सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 95 है, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। 16, 11, 13 या फिर 10। देखिए दोहा का उल्टा ही सोरठा होता है। दोहा की द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, लेकिन अगर हम सोरठा की बात करें तो यहाँ पर 13-13 मात्राएं होती हैं द्वितीय और चतुर्थ चरण में। वहीं सोरठा के प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 95 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा या फिर श्लेष। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी उपमा। उपमा मतलब होता है एक समान धर्म, जैसे मुख सा सुंदर, सीता का मुख चंद्रमा सा सुंदर है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी उपमा था। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है। हिस्सा, ब्याज, बांटना या फिर भागना। देखिए भाग शब्द है, इसका अर्थ हिस्सा भी होता है, बांटना भी होता है और भागना भी होता है, लेकिन ब्याज इसका अर्थ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 97 का बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 98 है, वह बाजार जा चुका है। इस वाक्य का काल पहचानिए। आसन्न भूतकाल या फिर पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या फिर पूर्ण भूतकाल। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, वह बाजार जा चुका है का मतलब आसन्न भूत यानी पूर्ण वर्तमान है। 98 का ए ऑप्शन सही था।
क्वेश्चन नंबर 99 से लेकर 103 तक आपसे गद्यांश से प्रश्न पूछे गए हैं। इस गद्यांश को आप सब पढ़ लीजिएगा। हम सीधे यहाँ पर इसके क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए, उपरोक्त गद्यांश के अकॉर्डिंग भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते। वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हालचाल नहीं जान सकते। तीसरा, वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक नहीं पहुँचा पाते हैं। चौथा, वे अपनी भाषा में नहीं लिख सकते हैं। देखिए, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, उपर्युक्त शीर्षक दीजिए। गद्यांश का शीर्षक आपको बताना है, क्या दे सकते हैं? भारतीय लेखकों की दुर्दशा, भारतीय शिक्षितों की दुर्व्यवस्था, भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह, या फिर भारत की दुरावस्था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 का सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? भारतीय, अंग्रेजी, देसी, या फिर हिंदी? तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है अकॉर्डिंग टू गद्यांश ऑप्शन नंबर बी, यानी अंग्रेजी साहित्य पढ़कर भारत का सुशिक्षित समाज संतुष्ट हो जाता है। 101 का बी आंसर यहाँ पर सही था। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? नगरवासी, सुशिक्षित, अनपढ़, या फिर उच्च? देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, सुशिक्षित। अगला क्वेश्चन देखेंगे 103, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, वर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन हैं क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं, या फिर वे अंग्रेजी के मोह से ग्रस्त हैं, या फिर उनके साहित्य को भारत में नहीं पढ़ा जाता, या उनमें स्वभाषा के प्रति गौरव नहीं है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू गद्यांश इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उनके जो साहित्य हैं उनको भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं। 103 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, मीराबाई किसकी शिष्या थीं? अब यहाँ पर गद्यांश के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। संत रैदास, संत एकनाथ, संत तुकाराम, या फिर संत नामदेव? तो देखिए, मीराबाई संत रैदास की शिष्या थी। क्वेश्चन नंबर 104 का सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिम हिंदी से संबंध रखती है? अवधी, भोजपुरी, बांगरू, या फिर राजस्थानी? तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। बांगरू जो भाषा है वो पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? निषेधवाचक, निश्चयबोधक, प्रश्नवाचक, या फिर विधिबोधक? तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ये जो नहीं है ये आपका निषेधवाचक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 107 पूछा गया था, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बैराग, रत्नाकर, भोर, या फिर भाव? तो देखिए, ये जो रत्नाकर शब्द है ये समुद्र का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 107 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, मेघ और मेद श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्नलिखित में से कौन सा है? यज्ञ जल, यज्ञ बादल, बादल जीवन, या फिर बादल यज्ञ? तो देखिए, आप सभी जानते हैं मेघ का मतलब बादल होता है। एंड देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है वो गलत हो जाएगा, दूसरा भी यहाँ पर गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 108 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मेघ का मतलब यज्ञ होता है और मेघ का मतलब बादल होता है। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। क्या उसको नायिका कहते हैं, या फिर गायिका, या अभिनेत्री, या फिर नर्तकी कहते हैं? तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। जो स्त्री अभिनय करती है उसको अभिनेत्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 देख लीजिए, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? रामचंद्र शुक्ल, रविंद्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा, या फिर प्रेमचंद? तो देखिए, जो मानसरोवर है ये मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं का संकलन है। क्वेश्चन नंबर 110 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 111 से आपसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। 1.728 अपॉन एक्स हो जाएगा इंटू 1/3.6 इंटू 0.2 होगा इक्वल टू। अब आपको क्या करना है, एक्स को उस साइड भेज देना है और 2 को नीचे ले आना है। तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल 17.28 अपॉन 36 इंटू 2 हो जाएगा 0.72 इंटू 2। इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये निकल के आएगा 12 यानी कि 12। क्वेश्चन नंबर 111 का बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 12 आंसर आपका निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा?
यहाँ पर आपको अगेन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया गया है। क्या करना है, इन दोनों को आपको ऐड करना है और इससे घटा देना है। देखिए इस क्वेश्चन को काफ़ी सरल है, आप इसे आसानी से कर लेंगे। 112 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल के आ जाएगा, यानी 3578.116 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में हैं, यदि उनका HCF 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 13:9 का अनुपात दिया गया है, यहाँ पर आपसे बड़ी संख्या पूछी गई है, तो आपको क्या करना है, HCF का मल्टीप्लाई कर देना है। HCF 13 दिया गया है, तो ये 169 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 114 है, रोहन और सोहम का वेतन 2:3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। सोहम का वर्तमान वेतन क्या है, क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए रोहन और सोहम, इनकी जो सैलरी का अनुपात है वो 2:3 है, यानी हम उसे 2x और 3x मान सकते हैं। यदि दोनों की ही सैलरी में 2000 रुपये की वृद्धि की जाती है, यानी 2x + 2000 एंड 3x + 2000, इनका जो रेशियो है वो 40:57 निकल के आता है। तो देखिए अब यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ये निकल के आएगा 114x + 57 × 2000 इक्वल 120x + 8, यानी कि 80,000 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये इधर आ जाएगा तो बचेगा आपका 6x इक्वल क्या होगा, 57 × 2 करेंगे 114 होगा। 114 में से आपको 80 घटाना है तो ये निकल के आएगा 34, ठीक है, 34,000। अब x से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा 34,000/6। फिर आपको क्या करना है, 57 यहाँ पर निकल के आ रहा है, ये हो जाएगा 6x इक्वल 34,000, ठीक है। यहाँ से आप क्या करेंगे, 3x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि 3x जो है वो सोहन की सैलरी है, सोहम की सैलरी है, तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, ये निकल के आ जाएगा 3x इक्वल 17,000। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 114 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 17,000। देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया था। क्वेश्चन नंबर 115, किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं, 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है, इसका 2/3 है। देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, काफ़ी आसान है, ध्यान से देखिएगा। बोला गया है 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं, ठीक है, जो 20% छात्र हैं वो 10 वर्ष से कम आयु के हैं, उन्हें हमने अलग कर लिया है। अगली लाइन है 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है, उसका 2/3। तो यहाँ पर जो बच्चे 10 साल के हैं, है ना, उनकी संख्या है 48, ठीक है। अब जो बच्चे 10+ हैं, 10 से ऊपर के हैं, उनकी संख्या कितनी है, जो बच्चे 10 साल के हैं उनकी संख्या का 2/3 है, यानी ये निकल के आएगा आपका 32, यानी 32। अब ऐसे बच्चे जो 10 साल के हैं वो 48 हो गए, ऐसे बच्चे जो 10 साल से ऊपर के हैं वो 32 हो गए। टोटल आप करेंगे तो ये निकल के आएंगे 80। अब ये जो 80 हैं वो टोटल 100% में से 80% बच्चे हैं। अभी 80% जो है वो 10 साल से नीचे हैं, उनको भी देखना है। 1% की वैल्यू निकल के आई यहाँ पर 1, और 100% की जो वैल्यू है वो निकल के आई 100, तो टोटल 100% ही हो रहा ना है। टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 100। क्वेश्चन नंबर 115 का सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो फिर क्या शेष बचेगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको सिंपली क्या करना होता है, जो भी शेष बच रहा है उसमें 17 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप 19 में 17 से भाग देंगे तो आपके पास यहाँ पर 2 शेष बचेगा। क्वेश्चन नंबर 116 का यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 शेषफल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने में टाइम लगेगा, इसीलिए मैं आपको सीधा आंसर बताऊंगा। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष बाद 4,460 और 6 वर्ष बाद 6690 हो जाती है, अनुमानित धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी आपको सम ऑफ अमाउंट ज्ञात करना है। ऑप्शन है आपके 2,991.66, 3,121.66, 3,115.33 या फिर 2,973.33। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 117 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, इसको आप 0.33 रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, 3 साझेदार पी, क्यू और आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। पी की पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है, यानी 2p = 3q। p/q क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3:2। दूसरा है क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुना के बराबर है, यानी जो क्यू की पूंजी है
वो आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। क्यू रेशियो आर क्या होगा, 4:1। यहाँ पर आपको सिमिलर करना होगा, एक अनुपात में लाना होगा, तो पी क्यू और आर ये निकल के आ जाएगा 6, 4 एंड 1। ठीक है, ये आपका पी क्यू आर रेशियो आ जाएगा। पूछा गया है 27,500 रुपये की कुल लाभ में से आर का क्या हिस्सा होगा। अब आर का हिस्सा फाइंड करना है, तो वो है 1, तो 1 बटा क्या होगा, पूरा आपका 6, 4, 10 और 1 11 इंटू लाभ कितना है 27,500, ये निकल के आएगा 11, 2, 22, 11, 25, 55 यानी 2500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 118 का बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 2500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, 6 संख्याओं का औसत दिया गया है 3.75, उनमें से 2 का औसत 3.2 है जबकि 2 अन्य का औसत 3.55 है। शेष 2 संख्याओं का औसत यहाँ पर आपको फाइंड करना है। देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। 6 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 3.75 इंटू 6 करेंगे, इक्वल 2 संख्याओं का औसत है 3.2, ये लीजिए, प्लस 2 संख्याओं का औसत है 3.55, यहाँ भी लिख लीजिए, प्लस आ जाएगा 2 इंटू जो बची हुई संख्या है उनका औसत है x। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनका मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है, और 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4.5 जो है वो बची हुई 2 संख्याओं का एवरेज हो जाएगा। टोटल यहाँ पर जो निकल के आएगा 2x बराबर वो 9 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए एक वस्तु जो 2/3 पर बेची जा रही है, अगर मैं मान लूँ उसका जो कीमत है वो 300 रुपये है, ठीक है, 300 रुपये की वस्तु है और उसे 2/3 यानी कि 200 रुपये में बेचा जा रहा है। यहाँ पर उसको 10% की हानि हो रही है, मतलब जो वस्तु है वो 90% पर बेची जा रही है। 90% की वैल्यू निकल के आएगी 200 रुपये। ठीक है, हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 200 गुणा 100/90, ये उसका क्या है, सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। यहाँ पर उसने उसको बेचना चाहा यानी मार्क किया है 300 रुपये पर। अगर वह अपनी वस्तु को 300 रुपये पर बेचता तो उसे कितना लाभ होता। यहाँ पर 100% की वैल्यू निकल के आई 2000/9। अगर हम उसके लाभ की बात करें तो ये निकल के आएगा 300 माइनस 2000/9, ये इसका प्रॉफिट निकाल रहा हूँ मैं, ये निकल के आएगा 700/9, ये प्रॉफिट हुआ। अब ये प्रॉफिट है और ये आपका सीपी है, सीपी कितना है 2000/9। अब आपको यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट निकालना है, काफ़ी आसान यहाँ से क्वेश्चन हो गया है। प्रॉफिट ऊपर रखते हैं हम 700/9, सीपी नीचे रखते हैं 2000/9 इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे। यहाँ 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 20 25 100 हो जाएगा। 7 गुणा 5 कर देंगे तो हो जाएगा 35, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। यदि वह अपनी वस्तु को मूल कीमत पर बेचता तो उसे 35% का प्रॉफिट होता। क्वेश्चन नंबर 120 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुक्रम 26, 20, 14 और 8, इसका हमें 21वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए हमें n पता चल गया है 21 है, पहला पद दिया हुआ है 26 एंड यहाँ पर जो शार्प अंतर बोलते हैं वो आपका दिया हुआ है d बराबर -6। कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये निकल के आएगा आपका 21वां पद ज्ञात करना है t21, तो ये हो जाएगा आपका a + n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, ए की वैल्यू है 26 प्लस एन कितना है 21 -1 और डी कितना है -6, ये हो जाएगा 26 प्लस ये होगा आपका 20 गुणा -6 यानी 26 - 120 एंड ये निकल के आएगा -94। क्वेश्चन नंबर 121 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 122, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है। ठीक है, यहाँ पर हमें बाड़ लगानी है 3.2 रुपये प्रति मीटर की दर से, तो यहाँ पर कितना खर्चा आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम हेक्टेयर से सीधे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं 10,000। इसके बाद देखिए वृत्ताकार क्षेत्रफल है, तो देखिए इसका फॉर्मूला हो जाता है πr² यानी 22/7 इंटू r²। इसे हम सॉल्व करेंगे तो जो r की वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ पर सॉल्व करने के बाद r की वैल्यू निकल के आएगी 210। इसे आपको सॉल्व कर लेना है। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर बाड़ लगानी है। बाड़ मतलब होता है उसकी परिधि, परिधि क्या होगी 2πr, इट मीन्स 2 इंटू 22/7 और r है आपकी 210। यहाँ पर कितने रुपए से लगेगी 3.2 रुपये प्रति मीटर की दर से, 3.2। इसे आप कैंसिल कर देंगे, 7 या 21, 22 2 44, 44 गुणा 3 करेंगे तो 132 आएगा, 132 इंटू
3.2 और एक जीरो यहाँ पर साथ में चल रहा है। अब यहाँ पर जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर निकल के आएगा ये है ऑप्शन नंबर डी, 4,224 रुपये। क्वेश्चन नंबर 122 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा। देखिए यहाँ पर जो वर्गाकार मैदान है उसकी भुजा दी हुई है 25 मीटर, तो इसका परिमाप निकल के आएगा 100 मीटर। यहाँ पर चाल दी हुई है किलोमीटर प्रति घंटा में, जिसे आप कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो यहाँ पर चाल कन्वर्ट होगी 9 × 5/18 से, ये निकल के आएगी 5/2 मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है, एम पर एस में। अब यहाँ पर समय सिंपल सा है, समय निकालना है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल मतलब 100 मीटर बटे चाल कितना हो जाएगा, 5/2। इसको आपको सॉल्व करना है तो आपका जो समय निकल के आएगा ये होगा 200/5 यानी कि 40 सेकेंड। यहाँ पर जो 40 सेकेंड समय है वो इस बच्चे को लगेगा मैदान के चारों ओर दौड़ने में। क्वेश्चन नंबर 123 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए। 4 लड़के और 6 लड़कियाँ यानी कि 4 बॉयज़ और 6 गर्ल्स किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, वहीं पर 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को करेंगे 8 दिनों में। हमें निकालना है कि 4 लड़के यानी कि 4 बॉयज़ और 2 गर्ल्स उस काम को कितने दिनों में कर पाएंगी। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो निकालना होता है। 2 पंचे 10 और 2 × 4 8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा आपका 20 बी प्लस 30 गर्ल्स, ठीक है, इक्वल 24 बॉयज़ प्लस 16 गर्ल्स। बॉयज़ और गर्ल्स में रेशियो निकालेंगे तो बॉय को इस साइड भेज दीजिए एंड गर्ल्स को यहाँ पर, ये निकल के आएगा 14 गर्ल्स इक्वल 4 बॉयज़। अब बॉयज़ और गर्ल्स में रेशियो आएगा कितना, बॉयज़ अपॉन गर्ल्स इक्वल 14/4। इट मीन्स V/G की वैल्यू होगी 7/2। यहाँ पर आपको टोटल काम निकालना होगा, चाहे आप इसमें रख लीजिए, ठीक है, या फिर इसमें रख लीजिए, टोटल काम आपको मिल जाएगा। कितना होगा, 4 बॉयज़ प्लस 6 गर्ल्स इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं 10 है, साथ में आपको बी एंड जी की वैल्यू रख देनी है। बी को रखेंगे 7, जी को रखेंगे 2, ये हो जाएगा 28 प्लस 12 इंटू 10। टोटल वर्क निकल के आएगा कितना, 400। अब ये जो 400 काम है वो 4 बॉय और 2 गर्ल कितने टाइम में करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको बी एंड जी की वैल्यू रख देनी है। 4 बॉयज़ की वैल्यू कितनी है 7 एंड गर्ल्स की वैल्यू कितनी है 2, 2 इंटू 2। इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो ये आएगा 400/28 प्लस 4 यानी कि 32। इसे आप डिवाइड कर लीजिए तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 पंचे 40, 50/4 यानी 25/2। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 से लेकर 129 तक आपको बार ग्राफ का अध्ययन करके आंसर करना है। मैं आपको सीधे इन क्वेश्चंस के आंसर ही बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, वीडियो को लेंथ हो रही है, इसलिए मैं इसे जल्दी सॉल्व कराऊंगा। अगला क्वेश्चन देखिए 125। 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के जोड़े के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 125 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 2002 एंड 2007। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या थी। ठीक है, तो 2001 की तुलना में 8 में जो प्रतिशत वृद्धि है वो हमें निकालनी थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 183.33%। अगला क्वेश्चन देखिए 127। देखिए इस मैथ की जो पोर्शन है इसके क्वेश्चंस मैं अलग से आपको सॉल्व करा दूंगा क्योंकि मुझे भी यहाँ मन है इन क्वेश्चन को सॉल्व कराने का, लेकिन जो टाइम की पाबंदी है, वीडियो की लेंथ काफ़ी बढ़ रही है, इसलिए मैं इनको अभी सिर्फ आंसर आपको बता रहा हूँ। दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 128 है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी। 2007, 2003, 2005 या फिर 2002। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 128 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2007। अगला क्वेश्चन देखिए 129। 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी। यहाँ पर आपको गिरावट बताना था। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी 23% गिरावट रही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज स्वस्थ लोगों को दर्शाता है, आयत वृद्ध व्यक्तियों को दर्शाता है और वृद्ध पुरुषों को दर्शाता है, तो उन पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं हैं। देखिए स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं है, तो यहाँ पर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर
ये 3, ठीक है, 3 यहाँ पर सही होगा। 130 का डी आंसर सही हो जाएगा। ये जो है ये पुरुष स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, यदि प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ घटाव है और घटाव का अर्थ जोड़ है, तो ये जो समीकरण आपको दिया है इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनके जो साइन है वो चेंज कर लेंगे। यहाँ पर आप देखिए चेंज किए हुए हैं। चेंज करने के बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 60 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पर इसको सही से सॉल्व कर लीजिएगा, ये 60 निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, 4 विकल्पों में से दी गई आकृति x की सही दर्पण छवि को चुनें। ये आकृति आपको दी हुई है, आपको मिरर इमेज बतानी है। देखिए मिरर इमेज दो तरह की होती हैं, एक उसमें वाटर भी आ जाता है, लेकिन क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है मिरर इमेज, तो आपको यहाँ पर मिरर रखना है। यहाँ आप मिरर रखेंगे फिर इसका आंसर देंगे। देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये 4 जो है वो ए में है, इसीलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 133 वैनारिक से है, सबसे अच्छी तरह से कौन सा संबंध दर्शाएगा पति, परिवार और पत्नी। तो क्वेश्चन नंबर 133 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परिवार के अंदर ही पति और पत्नी दोनों आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा। यहाँ पर आपको बताना है, ये जो सेट है वो बना लेने होते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो 134 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, NMADNNA। इसे आप देखिए, इसे तोड़ लीजिएगा, 4 से 5 अक्षरों में आप इसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप तोड़ दीजिए 4 के बाद, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 135, दिए गए विकल्पों में वह सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। 8 के बाद 23 के बाद 38 के बाद 53 के बाद 68। यहाँ देखेंगे तो हर एक टर्म में 15 को जोड़ा जा रहा है। यहाँ आप क्या करेंगे, सिंपल 15 को ऐड करेंगे और ये निकल के आएगा आपका 83। क्वेश्चन नंबर 135 का बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 83। क्वेश्चन नंबर 136 है, शेर मांद में रहता है, खरगोश कहाँ रहता है, खाई में, गड्ढा में, बिल में या फिर छिद्र में। तो देखिए जिस तरह से शेर मांद में रहता है, खरगोश यहाँ पर बिल में रहता है। 136 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 देखेंगे, BPMN CQNO से जिस तरह से संबंधित है, GTPL किससे संबंधित होगा, ये आपको बताना है। देखिए बी में हम एक ऐड कर रहे हैं तो सी आ रहा है, पी में एक ऐड कर रहे हैं तो क्यू आ रहा है, एम में एक ऐड कर रहे हैं और एन में भी एक ऐड कर रहे हैं। तो सिंपल आपको यहाँ पर पता चल गया है कि एक आगे वाला लेटर सिर्फ लिखना है। तो जी के बाद क्या आएगा, एच आएगा, और टी के बाद आएगा यू, पी के बाद आएगा क्यू, एल के बाद आएगा एम, HUQM। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 137 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 138, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो त्रिभुज काउंट करके आपको बताने हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यहाँ पर टोटल 12 त्रिभुज हैं। क्वेश्चन नंबर 139 है, दिशा एवं दूरी से एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है। इसे आप 9 किलोमीटर चलाएंगे, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा और 4 किलोमीटर चलेगा, फिर से अपने बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब फिर से बाएं मुड़ के कितना जाएगा, 10 किलोमीटर जाएगा। फिर यहाँ पर है, फिर से बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाएगा, अगेन 4 किलोमीटर इधर चला जाएगा। व्यक्ति अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ देखिए इसका प्रारंभिक स्थिति है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 9 किलोमीटर है, तो ये बचेगी 1 किलोमीटर। तो क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 139 का डी सही होगा, 1 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, वह शब्द ढूंढिए। अगेन यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, एक क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी पूछा जा चुका है। एडमिनिस्ट्रेशन इस शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, हमें सिर्फ बस यही बताना है। तो यहाँ पर देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं भी ई नहीं दिख रहा है, तो यहाँ मिनिस्टर लिखा हुआ है, इसमें ई आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 140 का। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, कथन और तर्क से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कथन है, क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए। आपके तर्क हैं, हाँ इससे कार्य में कुशलता एवं सटीकता आएगी। दूसरा तर्क है यहाँ पर, यह उन विशाल मानव संसाधनों के साथ अन्याय होगा जिनका वर्तमान में कम उपयोग हो रहा है। तीसरा तर्क यहाँ पर दिया गया है, नहीं कंप्यूटरीकरण के लिए
बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, हमें इस पर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। वहीं पर चौथा तर्क है, हाँ, जब उन्नत देश हर क्षेत्र में कंप्यूटर पेश कर रहे हैं तो भारत कैसे पीछे रह सकता है। अब आपको यहाँ कथन के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा यहाँ पर जो तर्क है वो फॉलो हो रहा है। तो देखिए पहला जो तर्क है वो है हाँ, इससे कार्य में कुशलता एवं सटीकता आएगी। दूसरा है नहीं, यह उन विशाल मानव संसाधनों के साथ अन्याय होगा जिनका वर्तमान में कम उपयोग हो रहा है। दोनों ही जो तर्क हैं वो यहाँ पर फॉलो किए जा रहे हैं, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 141 का बी ऑप्शन सही होगा। केवल पहला और दूसरा जो तर्क है वो मजबूत है। क्वेश्चन नंबर 142 में देखिए कथन दिया हुआ है 27 साल के कारावास ने मेहर कलाल को राष्ट्रपति बनाया। तो इसमें क्या धारणा है, जो 27 साल तक कारावास में रहेगा वह राष्ट्रपति बनेगा। दूसरी धारणा क्या है, यहाँ पर राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये दोनों ही चीज़ें हैं वो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ना तो एक और ना ही दो अंतर्निहित हैं। क्वेश्चन नंबर 142 का ए ऑप्शन सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 143 से 147 तक आपको यहाँ पर आंसर मिलेंगे। किसी संगठन में कंप्यूटर पेशेवरों के लिए चयन के लिए निम्नलिखित मानदंड हैं। तो देखिए इन मानदंडों को आप पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पर सीधे आपसे आंसर्स की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 143 है, मोदी जय ने 1998 में 22 साल की उम्र में 70% अंकों के साथ MCA किया। साक्षात्कार में 55% अंक और चयन परीक्षा में भी 55% अंक मिले। 99 में प्रोग्रामर के रूप में एक IIT कंपनी में शामिल हुए और दिसंबर 2002 में सिस्टम एनालिस्ट के रूप में पदोन्नत हुए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है। अगला क्वेश्चन है 144। संजय 75% अंकों के साथ एक सिविल इंजीनियर हैं। जन्म 6 जुलाई 1976 को हुआ। चयन परीक्षा में 70% अंक और साक्षात्कार में 42% अंक प्राप्त हुए। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है। क्वेश्चन नंबर 145 है, विजय एक कंप्यूटर इंजीनियर 2003 में 22 वर्ष की आयु में अंतिम परीक्षा में 72% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ। उसने चयन परीक्षा में 70% अंक और साक्षात्कार में 48% अंक प्राप्त किए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उम्मीदवार का चयन किया जाना है। क्वेश्चन नंबर 146 है, अंकित ने BSc IT में 80% अंक और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 78% अंक प्राप्त किए। चयन परीक्षा और साक्षात्कार में उनके अंक क्रमशः 55% और 60% हैं। वह 2001 से सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी जन्मतिथि 19 अप्रैल 1980 है। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यदि मामला GM भर्ती को भेजा जाना है। क्वेश्चन नंबर 147 है, दिव्या 80% अंकों के साथ एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं। उन्होंने साक्षात्कार और चयन परीक्षा में 55% से अधिक अंक प्राप्त किए। उन्होंने XYZ कंपनी में 5 साल से अधिक समय तक सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेटा यहाँ पर अपर्याप्त है। दोस्तों यहाँ पर डिसीजन मेकिंग से भी क्वेश्चन आ गया है। 148 यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यदि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है, क्या करेंगे आप? यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं तो भीड़ को आरोपी को दंडित करने देना चाहिए। दूसरा, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए, या फिर दबाव डालकर आरोपी से जुर्म कबूल करवाना चाहिए, या फिर पूछताछ के लिए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बल का प्रयोग करना चाहिए। देखिए यदि इस तरह की कोई घटना होती है तो आपको पहले निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को भीड़ से बचाना होगा और भीड़ को तितर बितर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 148 का बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 149 है, दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको संवाद के साथ माध्यम से समूहों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बड़ों को शामिल करना चाहिए, या फिर समाधान के लिए नगरपालिका अधिकारियों के साथ चिंताओं को प्रस्तुत करना चाहिए, या फिर सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, या फिर तनाव कम होने तक अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना चाहिए। तो इस तरह की घटना में आप क्या करेंगे? सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 149 का सी ऑप्शन है। दोस्तों इस प्रश्न पत्र का अंतिम क्वेश्चन है 150। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। आप क्या करेंगे? राजनीतिक अभियान कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और सभा को प्रतिबंधित करना चाहिए। तोड़ फोड़ से बचने के लिए निवारक नज़रबंदी की कार्रवाई करनी चाहिए। संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए, या फिर चुनावी प्रक्रिया को स्थगित करने की सिफारिश करनी चाहिए। देखिए इस घटना में आप क्या करेंगे? संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाएंगे, ठीक है, यानी कि पुलिस रीइंफोर्समेंट यहाँ पर जुटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 150 का सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा।
दोस्तों इस वीडियो में हमने 17 फरवरी 2024 के हुए प्रथम शिफ्ट के जो पेपर है उसके सभी 150 प्रश्नों को सटीकता से हल किया है। हर एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दिया है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड 17 फरवरी की द्वितीय प्रश्न पत्र और अगले आने वाले दिन यानी 18 की दोनों ही प्रश्न पत्रों की वीडियो भी हम आपको यहाँ पर जो सोल्यूशन है वो प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।